Assalamualaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. This is our third lecture on sources of energy. और पिछली बार हम लोगों ने देखा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और उसमें हमने देखा था कि ये ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिनको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और अगर हम जिस रेट पे हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा टाइम इनको बनने में लगता है। एज अ रिज़ल्ट दीज आर लिमिटेड और अगर हम इसी रेट पे इनको यूज़ करेंगे तो ये एग्जॉस्ट ये ख़त्म भी हो सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है अब वो है अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो नेचुरली अवेलेबल हमारे पास होते हैं इन अबंडेंस। दैट मीन्स दीज आर नॉट लिमिटेड एंड दीज आर रिन्यूएबल इन नेचर। जिस रेट पे हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें मतलब इस चीज़ की हमें कोई परेशानी नहीं है कि इस रेट पे अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हमें पता ही है कि एबंडेंस में हमें सोलर एनर्जी हर दिन मिलती है तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसी ही टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा। ये ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, ये नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो डे टू डे लाइफ में डिफरेंट नेचुरल फिनोमेनास होते रहते हैं, उन्हीं की वजह से ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास होते हैं। तो इनका ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है। इसमें पहला ही हमारा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में आप लोगों को पहले कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं। पहला ये कि सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एनर्जी फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब इससे मतलब सन की एज हमें पता चलती है कि ऑलमोस्ट जो सन की एज है वो है 500 नहीं 5 बिलियन ईयर्स। हमें पता ही है कि सन की एज कितनी है, 5 बिलियन ईयर्स से सन हमें ये रेडिएट कर रहा है एनर्जी। इंडिया रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम सन इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर ड्यूरिंग ए ईयर। अगर हम एक साल में इंडिया में देखेंगे कि जितनी सोलर रेडिएशन अर्थ पे पहुंचती है, अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू एनर्जी तो वो किसकी अप्रोक्सीमेट होगी 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। लेकिन इतनी हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी जो डिवाइस वगैरह हमें ज़रूरत है वो कॉस्टली होती है, अवेलेबल नहीं है उतना। तो लेकिन कितना हो सकता है 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी हम एनुअली इससे ऑब्टेन कर सकते हैं सन से। एंड ड्यूरिंग ए डे 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। और इंडिया में अगर हम ड्यूरिंग ए डे देखेंगे, एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर अगर हम एरिया लेंगे तो कितना एनर्जी, कितनी सोलर रेडिएशन पहुंचती है कि जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू एनर्जी, वो है 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर की बात लेकिन हो रही है। अगर हम एक ये यूनिट स्क्वायर लेंगे तो उस पर कितनी ये पहुंचती है 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास और एक टर्म है सोलर कॉन्स्टेंट। सोलर कॉन्स्टेंट का क्या मतलब हुआ, हमें पता है कि सन से रेडिएशन अर्थ पे पहुंचती है। अगर हम इसका एटमॉस्फेयर का आउटर मतलब आउटर लेयर जो एटमॉस्फेयर की है और उसका हम कुछ एक ये मतलब जिस टाइम सन और ये जो हमने ये यूनिट एरिया लिया, कोई कोई एरिया हमने लिया और अगर सन इसके इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर हम वैसी डिस्टेंस लेंगे एट दैट टाइम कितनी एनर्जी पहुंचेगी इस यूनिट एरिया में, कितनी यूनिट ये पहुंचेगी एनर्जी इस यूनिट एरिया में। ये हम ऐसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे अर्थ का ये है आउटर लेयर, परपेंडिकुलर अगर हम रेडिएशंस देखेंगे एक यूनिट एरिया में ये हम एक यूनिट एरिया आउटर एज ऑफ एटमॉस्फेयर पे लेंगे और हम देखेंगे जब सन परपेंडिकुलर होगा इस यूनिट एरिया के तो कितनी सोलर रेडिएशंस, कितनी एनर्जी सोलर एनर्जी इस यूनिट एरिया में पहुंचेगी। यही लिखा मैंने, द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ सन एट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। इसी को हम सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। सोलर कांस्टेंट क्या है, अगर हम आउटर एज एटमॉस्फेयर की लेंगे और उस पर हम एक यूनिट एरिया लेंगे और जब फिर सन और इस यूनिट एरिया की डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर होगी तो कितनी ये एनर्जी पहुंचेगी इस यूनिट एरिया में, उसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। और सोलर कांस्टेंट जो है अप्रोक्सीमेटली किस सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 1.4। यहाँ पे हम देख सकते हैं सोलर कांस्टेंट का, जस्ट
सोलर कांस्टेंट का क्या वैल्यू है 1.4 किलो जूल पर सेकंड और 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जूल लिखा है, जूल बाई सेकंड लिखा है यूनिट, यहाँ पे वाट लिखा है। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है ये टॉपिक, कि हमने बोला था वहाँ पे कि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। यानी कि अब जूल अगर अगर मैं इस सेकंड को यहाँ पे करूँ का ये ट्रांसफर, तो ये जूल बाई सेकंड बनेगा या वाट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जूल 1.4 किलो, किलो इज 10⁻³ तो मैग्नीट्यूड ही हुआ, जूल बाई सेकंड यहाँ पे यूनिट लिखा है और दूसरे का लिखा है वाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि ये मैंने पहले ही बोला कि ये क्या यूनिट एरिया हम लेते हैं यहाँ पे। और अब हमें पता ही है कि सन से सोलर रेडिएशंस पहुंचती है अर्थ पे। अब इन सोलर रेडिएशंस को हमें कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें जो नीड होती है वो तो है इलेक्ट्रिसिटी की। जो इसके लिए डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं सोलर सेल। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि जो एक टिपिकल सोलर सेल होती है, मतलब जब हम डिवाइस करते हैं ऐसे सोलर सेल को हम जब बनाते हैं, तो एक सोलर सेल यूजुअली कितनी वोल्टेज डेवलप करती है 0.5 to 1 वोल्ट। और अगर हम पावर की बात करेंगे तो 0.7 वाट पावर ये डेवलप करता है एक टिपिकल सोलर सेल। और ऐसे ही पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही टिपिकल पॉइंट्स, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट अवेलेबल है। A large number of solar cells are combined in an arrangement called solar panel। अब हमें पता ही है कि एक सोलर सेल कितनी वोल्टेज डेवलप करती है 0.5 to 1 वोल्ट। अब इससे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, वोल्टेज को प्रोड्यूस करना है, तो हम बहुत सारी सोलर सेल्स को एक साथ लेते हैं इन एन अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट में उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सोलर पैनल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी, जो घरों वरों पे होते हैं, जो हम छत पे रखते हैं ताकि इस पे सोलर ये रेडिएशंस पड़े और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। सोलर सेल्स, और ये किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। ये यूजुअली किसका बना होता है, सिलिकॉन का। एंड फॉर इंटरकनेक्शन बिटवीन सोलर सेल्स, अब हमने बोला बहुत सोलर पैनल में बहुत सारी सोलर सेल्स होती है, तो आपस में एक दूसरे के साथ ये सेल्स किससे कनेक्ट होती है, सिल्वर से बनी होती है, सिलिकॉन की, लेकिन कनेक्ट होती है सिल्वर से। और बिल्कुल अगर आप पिछला सब ऑडिटर का पेपर देखोगे इसी साल का, उसमें ये सिलिकॉन वाला क्वेश्चन भी आया था और सिल्वर वाला क्वेश्चन भी आया था। ये हुआ अभी तक ये जो हमने पढ़ा सोलर एनर्जी। अब इसके बाद है एनर्जी फ्रॉम सीज। इसमें हमें क्या देखना है, पहला ही वेव्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेव्स पे उतने क्वेश्चन नहीं बनते, जो क्वेश्चन बनते हैं वो टाइड्स पे बनते हैं, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन वेव्स में आप लोगों को क्या रखना है यार, वेव्स अगर आप लोगों ने ओशंस में देखोगे वेव्स, आप लोगों को वो मूवमेंट ऑफ वाटर लगती होगी कि वाटर मूव हो रहा है तो ये वेव है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, नॉट द वाटर एज सच। ये असल में किसकी मूवमेंट होती है, एनर्जी की मूवमेंट होती है। और कैसे होती है, जब ओशंस में स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करता है तो उसी की वजह से ये एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और उस एनर्जी ट्रांसफर में जो वाटर की मूवमेंट होती है, तो हमें वही लगता है जैसे कि वाटर मूव हुआ, लेकिन असल में क्या, वाटर में क्या ये एनर्जी असल में मूव होती है। विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू वेव्स। ये आप लोगों को पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर ओशन में अगर ओशन में वेव्स हमें देखने को मिलती है, तो ये वेव्स जो है ये किसमें, ये हमें किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। A wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbine and production of electricity। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं ये पॉइंट बोलूंगा कि विंड, ये हमने देखा कि विंड causes waves to travel। विंड की वजह से ओशंस में वेव्स ट्रेवल करते हैं एंड एनर्जी इज और जब ये वेव कहाँ पे पहुंचता है, शोर लाइन्स पे, एंड्स पे जब ये पहुंचती है ये वेव, वहां पे क्या होता है, वहां पे वेव जो है स्लो डाउन होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ओशंस में बड़ी बड़ी वेव्स होती है, लेकिन अगर आप शोर पे देखोगे वहां पे हमें वैसी बड़ी वेव्स नहीं देखने को मिलती है, वहां पे वेव्स खत्म होती है। क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है किसके बीच में, एक तो इस वाटर के बीच में, और जो सी फ्लोर, जो नीचे इसको मतलब हाइट बहुत कम होती है वाटर और फ्लोर में, कहाँ पे, नियर शोर्स, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होती है वहां पे वेव खत्म हो जाती है। एंड व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन द हाफ ऑफ वेव लेंथ ऑफ वेव द वेव ब्रेक्स। ये एक कंडीशन है कि अगर ओशन में कोई वेव चल रही है तो शोर पे आके ये क्यों खत्म होती है वेव,
इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो मतलब क्या रीज़न है क्यों ये वेव ब्रेक होती है। वेव तब ब्रेक होती है जब डेप्थ ऑफ वाटर, जो वाटर की डेप्थ होगी, यानी कि वाटर की जो डेप्थ होगी वो लेस देन हाफ द वेव लेंथ ऑफ वेव होगी। जितनी वेव लेंथ है वेव की, अगर वहां पे वाटर की डेप्थ इस वेव लेंथ के हाफ से कम होगी तब वेव ब्रेक होती है। अब सिंपल में इस वे में आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो आप लोगों को याद रखना है कि जो वेव है ये किसकी वजह से ये ट्रांसफर होता है। असल में ये क्या होता है, असल में ट्रांसफर होता है ऑफ एनर्जी। और दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि जो वेव होती है ये ऑकर होती है ड्यू टू स्ट्रांग विंड। तीसरा आप लोगों को याद रखना है कि जब वेव शोर पे पहुंचती है तो ये ब्रेक हो जाती है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड सी फ्लोर। और ये ब्रेक क्यों हो जाती है, इसके लिए मतलब फ्रिक्शन तो है, लेकिन कंडीशन क्या होगी इसके लिए, जब डेप्थ ऑफ वाटर, जो वाटर की डेप्थ होगी वो वेव लेंथ हाफ द वेव लेंथ से कम होगी, तब वेव ब्रेक होती है। और इसी रीजन जब एक मतलब ट्रांसफर हो रही है वेव जब ट्रांसफर हो रही है टुवर्ड शोर लाइन, हमें पता है कि वेव क्या है, असल में एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है। और जब एंड पे ये पहुंचती है तो एट ए सडन वेव खत्म हो जाती है। इसका मतलब कि जो वेव में इस वक्त एनर्जी है वो खत्म होने वाली है। इसी एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं कि डिवाइसेस से हम क्या करते हैं कि जब वेव ब्रेक होगी जो इसमें एनर्जी होगी ये रिलीज करेगी एनर्जी, उसी एनर्जी का हम यूज करेंगे टू रन द टर्बाइन ऑफ ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप लोगों को इतना याद रखना है। इसके बाद टाइड्स। टाइड एक इंपॉर्टेंट मतलब जिस पे क्वेश्चन आते हैं जेकेएसएस में, वो है कि टाइड्स होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। जो हमारे पास मून एंड सन है, जब वो उनके उनके ग्रेविटेशनल पुल से क्या होता है, टाइड्स ऑकर होता है। विंड होता है, ये वेव होता है ड्यू टू विंड, टाइड्स होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड दिस सन। तो ये हम आप लोगों को पहला याद रखना है। इसके बाद अब मेजर काज क्या है, मून का भी ग्रेविटेशनल पुल है, सन का भी ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन जो मेजर काज है वो है मून का ग्रेविटेशनल पुल। मून इज ग्रेविटेशनल पुल इज द मेजर काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइड। और जो माइनर काज है वो सन का है। और एक फैक्टर है पुल, दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून के बगैर और एक फैक्टर है फॉर फॉर्मेशन ऑफ टाइड, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी। हमें पता ही है कि अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, तो अर्थ की एक सर्कुलर मोशन होती है। अब जो वाटर बॉडीज होती है उनकी भी कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन। लेकिन अब जब ग्रेविटेशनल पुल से इनको मतलब ग्रेविटेशनल पुल से जब वाटर बॉडीज को मतलब अपवर्ड ये फोर्स मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम इनका जो अपना इनर्शिया है वो कौन सा है, सर्कुलर मोशन है। उस सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स होता है उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ सकते हो कि अगर ये हमारा अर्थ है, जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पे ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है। मून और सन की वजह से फोर्सेस आएंगे किस पे, अर्थ पे। तो ये हमें पता है कि ये ड्यू टू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग ये याद रखोगे, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। और और अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब इतना क्यों ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे तो इतना मतलब जेकेएसएसबी। लेकिन पिछली बार अगर देखोगे आप, पिछला ही एग्जाम जेकेएसएसबी का, वहाँ पे क्वेश्चन आया था स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड पे। बिल्कुल कहीं पे भी आप लोग ये पॉइंट डिस्कस होते हुए नहीं देखोगे, लेकिन एग्जाम में आया था तो इंपॉर्टेंट है। मैं जेकेएसएसबी की बात कर रहा हूँ कि स्प्रिंग और नीप टाइड पे क्वेश्चन आया था वहाँ, इसीलिए ये यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे इसका बल जाएगा इस पे टूवर्ड्स मून एंड सन। अब अगर मैं फिर से यही एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे फिर से मैं अर्थ की एग्जांपल लूंगा, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है। अब मैंने बोला कि इसका जो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अर्थ में जो अर्थ रोटेट करता है इन सर्कुलर मोशन, वाटर बॉडीज में भी सर्कुलर मोशन है। उस वो जो इनर्शिया है वो जो मेंटेन रखना है इसको, ताकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो अपोजिट होता है टू ग्रेविटेशनल पुल, और उसकी वजह से बलज ऐसे आता है। और अगर आप इसका नेट देखोगे, अगर आप इसका नेट देखोगे तो ये है अर्थ। तो अर्थ का एक साइड से ऐसे अर्थ का
ये बल जाता है ड्यू टू सन एंड मून, इसका जो ग्रेविटेशनल पुल, और दूसरी तरफ से ऐसे किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अगर आप लोग इतना याद नहीं रखोगे तो आप लोगों को बस याद क्या रखना है, अगर इतना आप याद नहीं रखोगे कि थोड़ा सा ये, क्योंकि ये 12th इस एनसीईआरटी से ये पॉइंट्स मैंने लिए हैं, आप लोगों को इतना याद रखना है कि टाइड्स के लिए कौन कौन सा फोर्स है। एक तो मून्स ग्रेविटेशनल पुल, और एक मेजर काज है टाइड के लिए, दूसरा है सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन मून्स ग्रेविटेशनल पुल क्या है, ये मेजर फोर्स है। इसके बाद जो हमारा और एक टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टाइड्स। लेकिन इससे पहले आप लोग ये याद रखोगे कि हाईएस्ट टाइड इन वर्ल्ड कहाँ पे होता है, बे ऑफ फंडे कनाडा में, की हाइट 15 to 16 मीटर्स होती है। अब हमारे पास है पहला ही सेमी डायूरनल टाइड। ये टाइप्स ऑफ टाइड्स है और इस पे क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। सेमी डायूरनल टाइड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टाइड है। इसमें क्या होता है कि ईच डे 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। हर दिन क्या होता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे ईच टाइड, लेकिन आपको लिखना है ईच डे। हर दिन 2 हाई टाइड्स होती है एंड 2 लो टाइड्स। ये ऐसे होता है, 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स, हर दिन ऐसे टाइड होती है। एंड सक्सेसिव हाई एंड सक्सेसिव लो आर ऑफ द सेम हाइट। हाई 2 जो है इनकी हाइट सेम होगी, और लो 2 जो है इनकी हाइट सेम होगी। ऐसे पैटर्न को जो मोस्ट कॉमन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमी डायूरनल टाइड। और हम लोगों ने देखा कि 2 हाई टाइड्स 2 लो टाइड्स, दैट मीन्स 4 टाइड्स टोटल होती है इन 24 आवर्स, दैट मीन्स 6 घंटे में एक टाइड होती है। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। और आप लोगों को याद रखना है इसके बाद डायूरनल टाइड। पहला था सेमी डायूरनल टाइड जो मोस्ट कॉमन है, और इसके बाद दूसरा है डायूरनल टाइड। डायूरनल टाइड में आप लोगों को क्या याद रखना है कि 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड। इसमें ऐसे 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड होती है इन ईच डे, और इनकी हाइट सेम होती है। वहां पे हाई वालों की हाइट सेम थी और लो वालों की हाइट सेम थी, यहाँ पे हाई और लो की ये हाइट जो है सेम है। वहां पे 2 हाई और 2 लो होता था इन सेमी डायूरनल टाइड, डायूरनल में 1 हाई एंड 1 लो टाइड। इसके बाद मिक्सड टाइड है जिसका कोई पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, कहीं से भी कैसे भी कोई पैटर्न का बनता है। ये था यहाँ तक। इसके बाद और एक क्लासिफिकेशन है टाइड्स की, और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन मून एंड अर्थ। और वो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है हमें, स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। अगर हम पहले अब स्प्रिंग टाइड देखेंगे, आप लोग हमेशा इस पॉइंट को याद रखोगे कि जो स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड तब होती है जब अर्थ, मून और सन स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे। इसी पे क्वेश्चन आया था, अर्थ मून और सन जब सेम लाइन में ये होंगे, अलाइन होंगे, तब कौन सी टाइड होती है, स्प्रिंग टाइड। दैट मीन्स कि अर्थ पे मून और सन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल होगा। इस वक्त जो टाइड्स होंगी वो नॉर्मल से, उनकी हाइट जो होगी वो हाई होगी, नॉर्मल से उनकी हाइट हाई होगी। एंड दिस ऑकर्स ट्वाइस इन ए मंथ। ये कितनी बार होता है, एक मंथ में ट्वाइस होता है। कब कब, 1 ऑन फुल मून, जब फुल मून होती है तब, एंड अनदर ड्यूरिंग न्यू मून पीरियड, और फिर जब न्यू मून पीरियड होता है तब होता है। स्प्रिंग टाइड में सिर्फ इतना याद रखो कि अर्थ मून एंड सन एक ही, ये पहला पॉइंट, अर्थ मून एंड सन एक ही लाइन में होंगे अलाइन, इनकी हाइट नॉर्मल से ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, ये 2 बार होते हैं इन ए मंथ, कब कब, 1 ऑन फुल मून, अनदर ड्यूरिंग न्यू मून। ये पहला है। दूसरा है इसके बाद, दूसरा जो इसके बाद है वो है नीप टाइड। जस्ट ए सेकेंड। नीप टाइड जो दूसरा है, नीप टाइड में क्या होता है कि जो अर्थ होगा, अगर यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, तो ये है मून, तो जो सन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, मून के। यानी कि अगर मून यहाँ से ये फोर्स ग्रेविटेशनल पुल करेगा, ये डाउनवर्ड करेगा, इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो खत्म होगा। यानी कि इस वक्त क्या होता है, पहला पॉइंट नीप टाइड पे आप याद रखोगे, ये 7 डेज आफ्टर होता है स्प्रिंग टाइड। यानी कि स्प्रिंग टाइड 2 बार होता है
वन ऑन फुल मून, अनदर ऑन न्यू मून। फुल मून के 7 दिन बाद होगा एक स्प्रिंग टाइड, और न्यू मून के 7 दिन के बाद होगा दूसरा नीप टाइड। तो ये भी 2 बार होता है इन मंथ। सिनस की जो पुल इसको करता है वो काउंटर बैलेंस होता है एक दूसरे के साथ। सन और मून का नेट कम होता है, एज अ रिजल्ट इनकी जो हाइट होती है वो लेस होती है देन नॉर्मल, उसका अपोजिट बिल्कुल। और ये भी 2 बार होता है। ये क्या क्या था, ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड हमने यहाँ पे बताया। अब आप लोगों को क्या और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है, वो है कि हमें पता ही है कि आप लोग यहाँ पे अब क्या याद रखोगे कि हमें पता ही है कि जो, जस्ट अ सेकंड, हमें पता ही है कि जो हमारे पास एक तो है सन, अब हमारे पास मून है, अर्थ है। जो मून होता है वो किसके अराउंड रोटेट करता है, इलिप्टिकल पाथ किसके अराउंड, मून किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। अब जब मून का ऑर्बिटल यानी कि मून का जो पाथ है, जब मून नियर होगा टू अर्थ, यानी कि मतलब मून कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर अर्थ ये है तो कभी मून यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे होगा। जब मून नजदीक होगा टू अर्थ, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी। और इस टाइम क्या होगा, इस टाइम ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा तो हाइट जो होगी वो ज्यादा होगी। अब जब मून यहाँ पे होगी तो अर्थ से बहुत दूर है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोजी, APOG एपोजी। ड्यूरिंग दिस टाइम इस वक्त पुल क्या होगा, कम होगा, तो इस वक्त हाइट होगी कम। ये पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग याद रखोगे कि अब हम पहली कंडीशन में लिया हमने अर्थ और मून, अब हम लेंगे सन और अर्थ, क्योंकि हमें पता है अर्थ किसके अराउंड करता है रोटेट। तो अब जब अर्थ नजदीक होगी तो सन, और अर्थ दूर होगी सन। जब नजदीक होगी इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन, PERIHELION। और इस वक्त क्या, ये कब होता है, यूजुअली हमें 3 जनवरी को ये हर साल देखने को मिलता है। इस वक्त क्या होगा, सिंस अर्थ सन नजदीक है अर्थ के तो पुल होगा ज्यादा, इस वक्त जो रेंज होगा टाइड्स का वो हायर होगा। और जब दूर होगा, जब दूर होगा अर्थ और सन की, मतलब ये जो अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ का जो ऑर्बिटल पाथ होगा वो सन से दूर होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपहेलियन, एपहेलियन। और ये कब देखने को मिलता है हमें हर साल 4 जुलाई को। उस वक्त जो टाइडल रेंज होगा वो होगा लो होगा, टाइडल रेंज उस वक्त लो होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। क्या क्या हमने बोला, एक तो हमने बोला, और हमने बोला पोजी, और हमने बोला पेरिहेलियन, और हमने बोला एपहेलियन। ये हमने किस किस के दरमियान बोला, ये हमने बोला मून एंड अर्थ, ये हमने बोला मून एंड अर्थ। यहाँ पे हमने बोला क्या क्या, एक बोला हमने अर्थ और बोला सन। यहाँ पे भी हमने बोला बिटवीन अर्थ एंड सन। यहाँ पे जो मून और अर्थ नियर थे, यहाँ पे मून और अर्थ नियर थे, यहाँ पे फार, यहाँ पे नियर, यहाँ पे फार। 3 जनवरी, 4 जुलाई, यहाँ पे टाइडल रेंज हायर, यहाँ पे लोअर, यहाँ पे हायर, यहाँ पे लोअर। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। हो गया ये हमारा ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है, वो है कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब हमारे पास क्या होता है, और एक तरीके से हम ओशन से एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता ये कि अगर हमारे पास ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन OTEC प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होता है इन प्लांट्स में, अगर हमारे पास जो ओशंस होंगे, हमें पता ही कि जो ओशन जो नियर सरफेस पे जो ये होंगे लेयर्स ऑफ वाटर, वो क्या होंगे, हॉट वार्म ज़्यादा होंगे, और जो डीपर लेयर्स होंगे वो होंगे कोल्ड। एंड अप टू 2 किलोमीटर्स हाई, ऊपर से नीचे तक जो, अगर हम 2 किलोमीटर लेंगे, अगर टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन होगी, तो हम इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट से इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके हम
क्या कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हमें पता है कि हॉटर लेयर से, इन हॉटर लेयर से हमारे पास कुछ वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं लाइक अमोनिया। क्या करेंगे इस अमोनिया को हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, और जब अमोनिया को बॉयल करेंगे वहां से क्या निकलेगा, वेपर्स। इन्हीं वेपर्स को हम यूज करेंगे क्या, किसमें, जब हमें स्टीम मिलेगा, इससे हम टरबाइन को, टरबाइन ऑफ जनरेटर को रोटेट करते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन कंडीशन क्या होती है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट्स में, कंडीशन ये होती है कि अप टू 2 किलोमीटर अगर टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस होगी तभी हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऐसी टेम्परेचर डिफरेंस को टू रन द टरबाइन ऑफ जनरेटर। ये था ओशन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फुल फॉर्म मिलेगा OTEC, और एक क्वेश्चन देखने को मिला था यही, अप टू 2 किलोमीटर कितनी ये टेम्परेचर डिफरेंस होनी चाहिए। और फिर हमारे पास आखिर आखिर में जो बचता है वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, आप लोगों को पता है कि मोल्टन रॉक्स होते हैं, फॉर्म बन जाते हैं कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, इन डीपर लेयर्स बनता है मोल्टन रॉक्स, और किसी मतलब ड्यू टू अर्थ मूवमेंट्स कभी कभी ये मोल्टन रॉक्स अपर लेयर ऑफ जो नियर ये होती है सरफेस के नियर लेयर्स होती है वहाँ पे ये आ जाती है ऊपर, और ये ट्रैप हो जाती है ये मोल्टन रॉक्स किसी रीजन में, वहां पे उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट्स। मोल्टन रॉक्स जो नीचे लेयर्स में होते हैं ये किसी कारण ऊपर आके किसी रीजन में, मतलब टुवर्ड सरफेस ऑफ अर्थ, ये ऊपर आ जाके कहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे रीजन्स को हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। और फिर क्या होता है, अब हमारा मोल्टन रॉक है जो बिल्कुल नियर है सरफेस ऑफ अर्थ, अब इसी मोल्टन रॉक के कांटेक्ट में आता है क्या, अंडरग्राउंड वाटर। और अब जब अंडरग्राउंड वाटर कांटेक्ट में आता है इसी मोल्टन रॉक के, हमें पता ही कि मोल्टन वाटर क्या, ये अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, ये हीट अप हो जाता है और किसी तरीके से एक रास्ता बनाता है कि ये अर्थ से बाहर आ जाए कहीं पे, और वहां पे इसको क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। ऐसे हॉट स्प्रिंग्स में जो ये वाटर होता है इसको स्टीम निकलता है, वो स्टीम का हम यूटिलाइज करके हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये हमें ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, एक तो न्यूजीलैंड में और USA में। अब इसमें बचता है हमारा आखिरी टॉपिक, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताना। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ बताएं, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।